Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुछ चुनिंदा और वरिष्ठ पत्रकारों को डिनर पर बुलाया था। कुछ अनौपचारिक बातें भी हुई। क्या सोच रहे हैं मुख्यमंत्री और क्या चल रहा है पार्टी और सरकार में, इस डिनर के नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के इस कार्यक्रम में क्या बवाल हुआ। सपा के विधायक ने ये क्यों कहा कि उसे मुसलमान होने की वजह से नहीं बोलने दिया जा रहा, और आखिर में पवन यादव की कहानी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। बरसात में छेड़छाड़ के आरोप में जेल गए पवन यादव को अखिलेश यादव ने सामने खड़ा किया और कहा कि हम भी नहीं भूलेंगे और किसी को भूलने भी नहीं देंगे। आखिर पुलिस का क्या कहना है, पूरा मामला अब आखिर किस ओर जा रहा है, ये खबरें हैं आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुवार शाम दिए गए डिनर की। इस डिनर में लखनऊ और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार बुलाए गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी वक्त के बाद पत्रकारों के साथ ये एक अनौपचारिक मुलाकात की और इस मुलाकात में शाम का डिनर भी शामिल था और मुख्यमंत्री ने खुलकर बहुत सारी बातों के जवाब दिए और कुछ बातों पर उन्होंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। दरअसल 15 अगस्त की वो शाम थी और मुख्यमंत्री ने कहा कि काफ़ी वक्त से मुलाकात नहीं हुई थी। चुनाव के पहले के बाद से अभी तक इस तरीके से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इनफैक्ट 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने एक डिनर दिया था जिसमें सभी वरिष्ठ पत्रकार बुलाए गए थे और फिर गुरुवार शाम को ये डिनर था। मुख्यमंत्री बेहद ही खुश, प्रफुल्लित और बिल्कुल रिलैक्स्ड नज़र आ रहे थे। तमाम सवाल उन्होंने लिए और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। कई राजनीतिक सवाल भी उनसे पूछे गए। हालांकि ये सब अनौपचारिक था, यानी कि मुख्यमंत्री ने कुछ बातें ऐसी भी बातें की जिससे ये लगा कि पार्टी और संगठन को लेकर जो इतने वक्त से बातें चल रही हैं उसका कोई फिलहाल आधार नहीं है या फिर मुख्यमंत्री पर उसका कोई असर नहीं। इसलिए क्योंकि बातें 2027 की होती रही, जब ये बात निकली कि 2024 में आपको मुंह की खानी पड़ी है 2024 के पार्लियामेंट में, ऐसे में आपका वोट बैंक आपसे खिसकता जा रहा है। आगे क्या होगा, 2027 कैसे देखते हैं? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 का आप इंतज़ार करिए और देखिए, जो लोग आज खुश हो रहे हैं, जो लोग आज उछल रहे हैं और जिन्हें लगता है कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और एक बार फिर इस जीत के बाद से जनता देख रही है कि किस तरीके से मनोबल बढ़ा है और किस तरीके से लोगों के साथ दुर्व्यवहार शुरू हुआ है। तो 2027 में जनता इसका जवाब देगी। वैसे मुख्यमंत्री से तमाम तरह के सवाल पत्रकारों ने अनौपचारिक तौर पर पूछे। कुछ बातचीत में उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव था उसमें जितना करना चाहिए था, जिस तरीके से नैरेटिव बनाए गए और उन नैरेटिव्स का जवाब दिया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ों के बीच काम करने की ज़रूरत अब ज़्यादा दिखाई देती है। जिस तरीके से दलितों का नैरेटिव बनाया गया था संविधान ख़त्म करने का, वो उसमें दलितों के बीच कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाना चाहिए था। तो कुछ ऐसी बातें मुख्यमंत्री ने बातों बातों में बताई जो कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उनके दिमाग में हार की वजह के तौर पर चल रही थी। जातियों को लेकर के भी सवाल हुए, ख़ास करके अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये प्रदेश अब 2017 के बाद से काफ़ी आगे निकल चुका है
और 2027 की जो तस्वीर होगी तब लोग देखेंगे कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2027 में ये उत्तर प्रदेश कैसा दिख रहा है। बाकायदा मुख्यमंत्री विजुअलाइज करके बताते हुए दिखे कि 2017 के पहले क्राइम की कुछ स्थिति ऐसी थी जब आप देखते थे, और 2027 में जब आप देखेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ देखेंगे, आप विकसित उत्तर प्रदेश देखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ज़ीरो पॉवर्टी की बात की। जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों के उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया था कि अब ज़ीरो पॉवर्टी पर काम करना है, यानी कि बिल्कुल गरीबी शून्य हो उस पर। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अनौपचारिक बातचीत में बताया। लेकिन उनका जो एक आदेश था, खास करके जब जो कांवड़ियों के रूट में जिस तरीके से नेम प्लेट की बात छिड़ी, तो उन्होंने कहा कि कांवड़ियों का जो ये जो पूरा रूट होता है या कांवड़ियों का जो पूरा है, ये एक साधना है, और इस साधना में किसी भी तरीके की कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी कोई बर्दाश्त नहीं करता। कांवड़ इतने पवित्र होते हैं कि कांवड़ों को लोग ज़मीन पर नहीं रखते, पेड़ों पर टांगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी के मन में कोई दुविधा हो तो उस दुविधा का भी निवारण होना चाहिए। ऐसे में कोई बुराई नहीं कि अगर किसी को खान पान करना हो तो वो अपने पसंद के हिसाब से चुने, और ये कोई नियम नहीं है, ये 2006 का एक कानून है फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी का, जिसे लागू किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब बातों को अगर पॉलिटिसाइज किया जाए तो वो अपनी जगह सियासतदान करने वाले समझें, लेकिन उनकी अपनी कोशिश यही थी कि इसकी शुद्धता को बनाए रखा जाए। पूरे यात्री जो कांवड़िए हैं उनका जो 300 किलोमीटर जो चल करके आते हैं, उनकी शुद्धता कहीं भंग ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल बातों से लेकर तमाम बातों को उन्होंने अपने तरीके से रखा। एक सवाल केजरीवाल ने जो कहा था खास करके कि भाई केजरीवाल ने भी एक नैरेटिव उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले दिया था, इस पर मुख्यमंत्री ने बहुत ज़्यादा कुछ उत्तर नहीं दिया। इनफैक्ट इसे वो एक तरीके से डक कर गए और इस पर उन्होंने बोलना ठीक नहीं समझा। बहुत ज़्यादा उन्होंने चुनाव के नतीजों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने खुलकर वैसी बात नहीं हुई, और ना ही संगठन और सरकार को लेकर के हाल के दिनों में जो एक दोनों के बीच में एक खींचतान, रस्साकशी या यूँ कह लें कि एक मतभेद उभरे थे, इस पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो ज़्यादातर वक्त मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को लेकर 2027 में चुनाव कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, इसे लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जीता है और इस जीत के बाद से बीजेपी पे जो फ़र्क पड़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने बातें कही। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, दलितों और पिछड़ों पर काम करने की अब पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर और कही। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जितने ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे वो हर साल जो कोटा होता है राज्यों का, उसके हिसाब से बहुत कम मिलते गए। इसलिए आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि जो लोग 1990 से लेकर 2000 तक के दौर में जो लोग यूपी काडर में आए, उनकी संख्या इतनी कम थी कि अब जो सीनियर आईएएस हैं उसके लेवल पर कमी है। इसलिए कई लोगों को कई प्रभार देने पड़ रहे हैं। हालांकि इसका भी रास्ता निकलेगा, उन्होंने ये तमाम बातें कहीं। लेकिन कुल मिलाकर के ये साफ दिखा कि मुख्यमंत्री किसी तनाव में नहीं है, किसी तरीके का कोई चेहरे पे उनकी कोई शिकन नहीं है, और बेहद प्रफुल्लित और बहुत कूल और रिलैक्स मुख्यमंत्री ने कल तमाम पत्रकारों से मुलाकात की, बात की। और आपको डिनर के बारे में बता दें कि ये डिनर बेसिकली मिलेट्स, मुख्यमंत्री की डिनर की एक खासियत है कि उनकी डिनर में मिलेट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। व्यंजन कई तरह के, लेकिन उसमें जो मोटा अनाज जिसे हम लोग कहते हैं, उस मोटे अनाज की अधिकता, शुद्ध रूप से बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कभी लहसुन प्याज या फिर मांसाहार नहीं दिखता।
वो तो खैर सवाल ही नहीं है, लेकिन मिलेट्स पर ज़्यादा जोर हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था और उनके इसमें कहीं ना कहीं मिलेट्स की छाप भी पूरे डिनर में दिखाई दी। तो सबसे मुलाकात करते, सबके सवालों के जवाब देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के साथ अपने इस डिनर को ख़त्म किया और बहुत सारी ऐसी बातें जो हाल में एक कन्फ्यूज़न पैदा कर रही थी, लोगों ने अपने सवाल पूछे और उसका जवाब मिला। अब अगली खबर। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम विधायक ने पार्टी के एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और ये कहा है आजमगढ़ में। दरअसल पूरा वाकया और पूरा मामला समझेंगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सबके लिए ये हैरानी वाली बात है कि आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर, पार्टी के कार्यक्रम में अगर कोई मुस्लिम विधायक ये कह दे कि मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है या उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो हैरत होना लाजमी है, और ये हुआ भी। दरअसल संविधान को लेकर के पार्टी हर जिले मुख्यालय पर कार्यक्रम कर रही है और बुधवार को ये कार्यक्रम आजमगढ़ में था, जहाँ पर धर्मेंद्र यादव अपने इस कार्यक्रम के चूँकि सांसद भी हैं, वो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भी थे, और सभी विधायक, सांसद और जो बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। लेकिन वहाँ कुछ देर के लिए बवाल मच गया, और वो बवाल तब मचा जब मंच पर बोलने की बारी आई नफीस अहमद की, जो कि गोपालपुर से विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। हालांकि वो पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनके परिवार में भी जो राजनीतिक विरासत है उनके पास है। ऐसे में उनका बोलना था कि भीतर बवाल मच गया। हालांकि बहुत ज़्यादा कैमरे नहीं थे, लेकिन ये कुछ जगहों पर ये रिकॉर्ड हो गया। कोशिश ये थी कि ये चीज़ें बाहर ना आएँ, लेकिन ये बाहर ये बातें आ गईं। पहले आप वो पूरा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर हम इसके पीछे की कहानी बताएंगे कि आखिर मामला क्या था, कहाँ क्यों गया। देखिए ये इस वीडियो को। तो नफीस अहमद कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाई वो मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा और मुसलमानों को हर जगह रोका जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी दरअसल उतनी गंभीर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हर जिले मुख्यालय पर संविधान दिवस, संविधान को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें 2:30 बजे आना था और बोलना था धर्मेंद्र यादव को। लेकिन ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया था, तो जितने भी कार्यकर्ता थे वह सुबह से आकर जम गए थे। गर्मी का दिन भी था। ऐसे में जब धर्मेंद्र यादव आए तो उनके कार्यकर्ता और वहाँ के लोग धर्मेंद्र यादव को सुनना चाहते थे, लेकिन एक एक करके सारे विधायकों को बोलने का मौका देना शुरू किया गया। कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी, कुछ ने जब बात रखते रखते कुछ की बातें लंबी हो गई, तो जो कार्यकर्ताओं में एक संयम था वो टूट रहा था कि धर्मेंद्र यादव जल्दी से बोलें, उनको सुनने लोग आए हैं। ऐसे में जब नफीस अहमद के बोलने की बारी आई तो फिर दूसरे विधानसभा के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई बहुत हो गया, अब हमें धर्मेंद्र यादव जी को सुनना है, अब आप उन्हें बोलने दीजिए। और वो कुछ कार्यकर्ता बोलते रहे कि आप धर्मेंद्र यादव जी को बोलने दीजिए, बहुत हो चुका, सारे लोगों ने बोल दिया। इसी बात को सुनकर नफीस अहमद भड़के, विधायक गोपालपुर के, और उन्होंने जब चूंकि उनके बोलने की बारी थी तो मंच से ही उन्होंने कुछ बातें कहनी शुरू कर दी। हालांकि पार्टी कार्यक्रम में ये मामला एक कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, एक पत्रकार के पास। ऐसे में कहा तो ये भी गया कि उससे जल्दी से हटाने, डिलीट करने, और उसको कहा गया कि आप इन सब चीज़ों को नहीं दिखा सकते, ये पार्टी के भीतर की बात है, ये कमरे के भीतर की बातचीत है। और आप देखेंगे तो बाकायदा उस पत्रकार ने एक तहरीर भी दी कि भाई उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कोशिश ये थी कि ये वीडियो बाहर न जाए,
लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो वीडियो डिलीट नहीं हो पाया और वो फिर वायरल हो गया, एक तरीके से सार्वजनिक हो गया। तो ये बात कही गई, ये सच है, लेकिन मुसलमानों को बोले नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे की जो वजह है वो दरअसल पेशेंस का ख़त्म होना है, धैर्य टूट रहा था कार्यकर्ताओं का। इस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं ने रोका और तब नफीस अहमद का गुस्सा फूटा और उन्होंने ये बातें कह दी। हालांकि ये बात भीतर से निकली हुई बात है, क्या सचमुच नहीं बोलने दिया जाता, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ उसके कुछ देर बाद जब पत्रकारों ने नफीस अहमद से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब सामान्य है। सुनिए उनको भी, विधायक नफीस अहमद। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एक होकर पीडीए के जननायक के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे 2022 के अंदर पूरा आजमगढ़ एक समाजवाद के उसमें रह गया, उसी तरीके से 27 में भी पूरा आजमगढ़ समाजवादियों का साथ रहेगा। आज आपको लेकर के किस बात से विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है, कोई बात नहीं। हालांकि पार्टी नहीं चाहती थी, वहाँ के पार्टी के लोग, कि किसी भी सूरत में ये बात बाहर आए, लीक हो, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में ये बाहर आ गया है और बाकायदा उस पत्रकार ने, कहा जा रहा है कि उसने इसकी तहरीर भी दी है, थाने में मामला दर्ज कराया है। तो तहरीर की एक कॉपी भी आपके सामने है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को कम से कम ये बात तो बर्दाश्त नहीं होगी कि मुस्लिम विधायक को उनके कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन एक विधायक ने ये बोलकर हंगामा तो काट दिया है। अब अगली खबर। लखनऊ में रिवर फ्रंट के पास बरसात में वाटर लॉगिंग के दौरान एक कपल के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुए पवन यादव के मामले ने अब दोबारा से तूल पकड़ लिया है और इस बार ये तूल सियासी तूल आप इसे कह सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 15 अगस्त को, जब प्रेस से बात कर रहे थे तो उन्होंने पवन यादव को अपने स्टेज पर खड़ा किया और बताया कि पवन यादव का चेहरा पवन यादव याद रहेगा, इसका चेहरा हम भी याद रखेंगे। यानी कि जिस दिन घटना हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप सबको याद होगा कि सदन में ये कहा था कि कौन लोग हैं, कौन चेहरे हैं और किन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था, तो उन्होंने पवन यादव का भी नाम लिया था। पवन यादव और उनके परिवार का कहना था कि पवन उस घटना में शामिल ही नहीं था, वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और पवन ने बताया कि वो रिवरफ्रंट गया ज़रूर था लेकिन पिता की दवा लेने के लिए गया था और तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। ये थी कहानी। लेकिन अब ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है कि क्या पुलिस ने सचमुच किसी आरोपी को पकड़ा था जो उस वीडियो में शामिल था, जो उस दिन के उस वीडियो में जब एक कपल के साथ भरे हुए पानी में छेड़छाड़ कई लड़के कर रहे थे, तो क्या उसमें पवन यादव शामिल था? पवन यादव ने इसे साफ इनकार किया है। परिवार पहले ही इनकार कर चुका है और अखिलेश यादव ने स्टेज पर ला करके ये प्रूफ करने की कोशिश की कि देखिए पवन शामिल नहीं था, लेकिन पवन को यादव होने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार इस नाम से जुड़े हुए लोगों को टारगेट कर रही है, इस सरनेम से। तो पहले सुन लीजिए पवन ने जमानत से जेल पर छूट के आने के बाद यूपी तक से बातचीत में कहा क्या है, फिर हम इसके पीछे की वजह समझते हैं। हाँ, मैं दोषी तो नहीं था, मैं वीडियो में नहीं था, पर अब उनके पास जो गया होगा नाम, हम जो भी अधिकारियों ने भेजा होगा उन्होंने लिया, वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ख़राब तो ये बेइज्जती तो ये मेरी, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी भी लड़के को फर्जी उठाना। अगर जो मैं किया होता तो मुझे बुरा ना लगता। मैं उस वीडियो में था भी नहीं, वहाँ था भी नहीं उस दिन भी, और मुझे सुबह तक मैटर ही नहीं पता चला है मुझे किस लिए उठाया गया। ना मेरे घर वालों से बात कराई गई है, ना मुझे किसी से बात कराई गई है। तो पवन खुद को बेकसूर निर्दोष बता रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पवन को क्लीन चिट पुलिस ने नहीं दी थी। उस दिन पवन को पकड़ा गया था और जो धाराएं लगाई गई थी उसके तहत उसे जेल भी भेजा गया। अब वो जमानत पर बाहर आ गया है। अखिलेश यादव के लिए पवन यादव एक इसलिए भी सियासी मुद्दा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस नाम के साथ ही सदन में बातें रखी थी और ये एक तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि देखिए इस तरह के अपराध के पीछे किस तरह के लोग और कौन लोग शामिल हैं।
लेकिन अब ये सियासी मुद्दा इसलिए बन गया कि अगर पवन उस घटना में शामिल नहीं था तो आखिर पुलिस ने अरेस्ट कैसे किया? क्या वीडियो फुटेज का मिलान नहीं हुआ था? क्या वीडियो फुटेज से देख करके, पहचान करके उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी? या सचमुच उस दिन जिस तरीके का एक प्रेशर बना था उसमें अंधाधुंध जो अरेस्टिंग हुई उसमें पवन की अरेस्टिंग हो गई? तो ये सब सवाल अब खड़े होने लगे हैं। पुलिस अब भी अपनी उस बात पर कायम है कि उन्होंने उस घटना में पहचान करके पवन को अरेस्ट किया था और अब वो जमानत पर बाहर है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने अब इस पूरे मुद्दे को सियासत से जोड़ दिया है, योगी आदित्यनाथ के फैसलों से जोड़ दिया है, उनकी बातों से जोड़ दिया है, अब ये बात बिल्कुल सामने आनी चाहिए कि क्या सचमुच पवन वहाँ था या नहीं था। और आज के समय में टेक्नोलॉजी में, कम से कम टेक्नोलॉजी से इस बात का पता चल सकता है, चलाया जा सकता है कि जो शख्स वीडियो में दिख रहा है ये वो शख्स है या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस अभी भी इस बात पर कायम है कि उस पर पहले भी 3 FIR दर्ज हैं और इस घटना में वो शामिल था। लेकिन अब चूंकि सरनेम ऐसा है जिसने इस पूरे मामले में सियासत को इस घटना से कहीं ज़्यादा बड़ा बना दिया है। खैर, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।